दैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक बेस्ट लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। तो जैसा कि हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, उसी सीरीज़ को आगे चलते हुए हम आज पार्ट 3 शुरू करेंगे। और आज पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे और इससे पहले पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस कवर करे हैं 20 क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट में और 20 क्वेश्चंस पार्ट सेकंड में। आज हम दोस्तों 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज हम 20 नहीं दोस्तों 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस के, जो कांस्टेबल की एग्जामिनेशन हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों बिना देरी करे हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पर। तो आज के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट 3 में कवर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूँ, यानी वीट जो है नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल यानी कैश क्रॉप्स, नकदी फसल को कैश क्रॉप्स कहते हैं। कैश क्रॉप्स यानी वो फसलें जो कि व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं और उन्हें बेचा जाता है। तो बात करें कपास, तो कपास को भी व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाता है। और जूट भी इसी तरह से होता है, जिसके थैले बनते हैं, बोरे बनते हैं। और अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं जो है अपने जीवन यापन के लिए या अपने खाद्यान्न के लिए, यानी जिसे हम खाद्य पदार्थों में यूज़ करते हैं, उसके लिए होता है। इसके बिना हम नहीं रह सकते। और गन्ने की बात करें तो गन्ना भी एक नकदी फसल के अंतर्गत आता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बैंक राष्ट्रीयकरण। बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6। उसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी 6। क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में जब वो प्रधानमंत्री थी तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का। उसके बाद 1980 में, कब दोस्तों 1980 में दोबारा से राष्ट्रीयकरण किया गया था 6 बैंक्स का, जो ये थे, क्या थे दोस्तों 1980 में जो 6 और कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या है। दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या होगी, यानी दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता होती है। संसदीय सरकार की होती है, संघीय सरकार की होती है, एकात्मक सरकार की होती है या राष्ट्रपति सरकार की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि संघीय सरकार जो होती है ना, वही दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप की विशेषता होती है। अगर बात करें संसदीय सरकार की तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता होती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत है, यानी इनमें से कौन सा राज्य सूची के विषय हैं। तो जैसे देखते हैं हम, कृषि है, फौजदारी कानून है, शिक्षा है और रक्षा है। तो रक्षा जो है दोस्तों ये तो संघ के अंतर्गत आता है, शिक्षा भी संघ के अंतर्गत आती है, फौजदारी कानून भी संघ के अंतर्गत आता है, और जो कृषि है यही दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यानी स्टेट लिस्ट में क्या शामिल है, कृषि शामिल है, यानी एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में लोगों के लिए जो लोगों के लिए कल्याणकार राज्य की स्थापना के बारे में जो बोला गया है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसके आप ऑप्शन होंगे दोस्तों कि आर्टिकल 99, आर्टिकल 39, आर्टिकल 59 या आर्टिकल 69। तो लोगों के कल्याण के बारे में जो बोला गया है दोस्तों वो बोला गया है किसमें, आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 में बोला गया है लोगों के कल्याण के बारे में कि ये, और ये किसमें है, तो ये राज्य के
नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बोला गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने भारत में सूरत में अपना पहला कारखाना या फैक्ट्री स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जहांगीर की इजाज़त से या अनुमति से अंग्रेज़ों ने 1613 में सूरत में अपनी स्थायी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। हालांकि 1611 में मछलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, लेकिन वो अस्थायी फैक्ट्री थी यानी टेम्पररी। और अगर परमानेंट बोलें तो इन्होंने कब करी? 1613 में करी और सूरत में करी। किसकी मर्जी से करी? जहांगीर की अनुमति से करी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस भी बोला जाता है। बात करें ये लॉर्ड रिपन, तो ये भारत के वायसराय रहे थे। कब से कब तक? तो भारत के वायसराय रहे थे ये दोस्तों 1880 से लेकर 1884 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। और 1882 में, कब दोस्तों? 1882 में यानी 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की या लोकल गवर्नेंस की नींव रखी थी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है नालंदा महाविहार या कभी कभी इसे नालंदा महाविश्वविद्यालय भी कह देते हैं की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कुमारगुप्त ने जो गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड थे या संबंधित थे, तो उनके द्वारा 413 ईस्वी में स्थापना की गई थी। किसकी? नालंदा महाविहार की। कब दोस्तों? 413 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है और ये भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। बात करें कर्क रेखा की तो ये कितने डिग्री पर स्थित है? तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। और बात करें ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय जो है निकोबार से अंडमान को अलग करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। और अगर बात करें अंडमान निकोबार की तो ये भारत का एक द्वीप है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों झारखंड भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पैदा करता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडार है कोयले का। झारखंड को ही दोस्तों रूर प्रदेश भी कहा जाता है भारत का। अगर बात करें भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आता है भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं बताइए, तो वो झारखंड होगा। रूर प्रदेश यानी वहाँ पर रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा भंडार हैं या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ में यहाँ पर रिसोर्सेज हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है एक परमाणु नाभिक में मौजूद मौलिक कण डैश हैं, यानी परमाणु के नाभिक में क्या क्या मौजूद होता है? तो हमें पता है दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसकी भारी कक्षा में गति करते हैं और अंदर उपस्थित होते हैं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवाल भित्ति पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये है सभी, यानी बैरियर रीफ, एटॉल, फ्रिंजिंग। ये जो है ना, ये बैरियर रीफ, एटॉल और फ्रिंजिंग ये जो होती हैं ये प्रवाल की प्रकार होते हैं। अगर प्रवाल की बात करें, प्रवाल भित्ति होती क्या है, तो आज जो लक्षद्वीप बना हुआ है ये प्रवाल द्वीप से ही निर्मित है, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। बात करें प्रवाल की तो ये निर्मित कैसे होते हैं, ये मूंगा नामक जीव होते हैं, छोटे छोटे जो समुद्र में रहते हैं। ये लगभग 2 सेंटीमीटर के जीव होते हैं जिनके मरने से इनके ऊपर एक के ऊपर एक परत जमती है, जो कि ये जो लैंड होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्योंकि मूंगा जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं CaCO3। और अगर बात करें बैरियर रीफ तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। एटॉल और फ्रिंजिंग
ये भी एटॉल्स के या प्रवाल भित्तियों के प्रकार हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? स्थायी कार्यपालिका यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा है। बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नहीं होगा और राष्ट्रपति भी नहीं होते क्योंकि ये 5 साल के बाद रिलीज़ हो जाते हैं। मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे और बचा ऑप्शन प्रशासनिक अधिकारी यानी सिविल सर्वेंट ही स्थायी कार्यपालिका होती है भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक अधिकारी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान में संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि संघ सूची के बारे में। इसमें हालांकि संघ सूची नहीं, सारी सूचियों के बताया गया है, जिसमें यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों सूचियों के बारे में बताया गया है। अगर बात करें संघ सूची में तो दोस्तों संघ सूची में 100 विषय हैं और अगर संख्या में बात करें दोस्तों 97 विषय हैं और संख्या में बात करें दोस्तों तो वो है 97 है। कितने दोस्तों? 97 विषय हैं और संख्या में बात करें तो 100 हैं दोस्तों। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, 97 विषय हैं और संख्या में 100 हैं। कितने हैं दोस्तों? 97 विषय हैं, संख्या में 100 हैं। चलते हैं दोस्तों आगे और 15 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स में दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और डेली बेसिस पर हम ये कवर कर रहे हैं। साथ में हम करंट अफेयर्स को भी लेकर चल रहे हैं पैरेलल में, जो मॉर्निंग में अपलोड कर दी जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए ला सकें। तो दैनिक क्लासेस पर बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।